स्विट्जरलैंड में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरानी मीडिया इस वक्त ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट कर रहा है कि स्विट्जरलैंड में जारी मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो शुरू नहीं हो सका। सदर ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरानी वफ्द ने सख्त एहतजाज किया है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ के साथ ही ईरान को धमकी दी कि अगर उसने लेबनान में अपनी हिमायत याफ्ता गिरोहों को मसाइल पैदा करने से ना रोका तो ईरान को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप को फिर जवाब दिया गया है बाकर कालीबाफ की जानिब से और उन्होंने कहा है कि हम अमरीकियों की धमकियों पर गौर नहीं करते। क्या वो खुद नहीं सोचते कि उनकी धमकियों का असर होता तो आज वो मायूसी के इस मकाम पर न पहुंचते। अमरीकियों को अपने बयानात से मोहतात रहना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम अपने अमल से जवाब देते हैं। अरब मीडिया वो भी रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इनके मुताबिक पहली नशस्त लबनान के मसले पर थी, जबकि दूसरी नशस्त आबनाए हुर्मुज़ और तीसरी ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इस पर आयद पाबंदियों से मुतल्लिक होगी। स्विस शहर जनेवा हमेशा अमन का मरकज़ रहा है। जब वर्ल्ड वॉर 1 में जहरीली गैसेस के इस्तेमाल ने दुनिया को नए और हौलनाक हथियार का चेहरा दिखाया तो 1925 में जनेवा मुआहिदा सामने आया था, जिसने जंगों में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ उसूल वाज़े किए थे और फिर आगे चलकर इसी मुआहिदे ने इन्हीं कीमियाई और हयातियाती हथियारों पर पाबंदियों की बुनियाद रखी थी, जिसे जनेवा प्रोटोकॉल कहा जाता है। जंगों में इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल तय करने की बात हो तो यहाँ भी सबसे पहला नाम स्विस शहर जनेवा का ही आता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगस्त 1949 में जनेवा के तहत कन्वेंशंस के तहत जंग के दौरान ज़ख्मी फ़ौजियों, जंगी कैदियों और तनाज़ात में घिरे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवायद और ज़वाबित इससे बड़ा वाज़े किया गया था, जिन्हें आलमी सतह पर आज भी हर कोई आलमी क़वानीन की तरह तस्लीम करता है। 14 अप्रैल 1988 में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान जनेवा मुआहिदे की वजह से ही अफ़गानिस्तान से सोवियत अफवाज का इनखला मुमकिन हुआ और सालों से जारी जंग का खात्मा मुमकिन हो सका। अगर अब मैं हालिया तारीख की बात करती हूँ तो फिर ईरान और अमरीका आज से चंद साल पहले भी स्विट्ज़रलैंड में मामला तय करने के लिए ही इकट्ठे हुए थे। 2013 में अमरीका समेत दुनिया की 6 बड़ी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत तेहरान ने IAEA के इंटरनेशनल मुआयनाकारों को अपने जौहरी प्रोग्राम तक रसाई देने पर भी आमादगी का इजहार किया था। फिर यही जनेवा मुआहिदा आगे चलकर 2015 में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान वियना में ईरानी जौहरी डील की बुनियाद बना था। यहाँ एक और दिलचस्प तारीख है, वो भी ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ने ईरान के साथ इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत फ्रांस में करके G7 इजलास के मौके पर सबको सरप्राइज़ किया। दस्तखत का मकाम फ्रांस का 17वीं सदी का तारीखी बादशाही महल था और ये वही महल है जहाँ पहली आलमी जंग के बाद 28 जून 1919 में जर्मनी ने शिकस्त कबूल करते हुए अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद के साथ अमन मुआहिदा किया था और इसे ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के नाम से जाना जाता है। इस वक्त अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन थे, जबकि 4 दिन पहले 17 जून को ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। पहली जंग अज़ीम के खात्मे के मुआहिदे और ईरान अमेरिका मुआहिदे पर दस्तखत में कदर जो है वो मुश्तरक बड़ी लड़ाई का खात्मा जून का महीना और फ्रांस का यही जो वर्साई महल है इसका यही मकाम है। इसी डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे आगे। वो जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड हैं, वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरा जो दौर था जिसका कुछ ही देर में हमारे पास, जब हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि यहाँ पर जो है वो दूसरा डायलॉग का सीज़न उसका आगाज़ होगा, बट अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि एहतजाज किया है ईरान की जानिब से वहाँ पर और इस वजह से एहतजाज किया गया है जो आपसे कुछ देर पहले फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड
ट्रंप ने, और फिर वहां पर अपना वही धमकी आना उनका जो लहजा है, और अब उसी का ही उन्होंने सिलसिला जारी रखा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, साथ मौजूद हैं ट्रांसमिशन में। शुक्रगुजार हूँ आपकी डॉक्टर मिन्हास मजीद खान साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। एंड जौहर सलीम साहब साबिक सफारतकार हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। साजिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन क्रूशल भी है और यकीनन इंतहाई संजीदा भी है कि हर लम्हे सिचुएशन बदल रही है। किसी भी वक्त कोई भी नतीजा हमारे सामने आ सकता है। इस वक्त भी यही हुआ कि दूसरा राउंड जिसका आगाज होना था, अब डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट की वजह से जो उन्होंने धमकी दी ईरान को, तो फिर उसके बाद ईरान ने भी अपना स्टेटमेंट बड़ा क्लियर, बड़ा वाजे कर दिया कि हम आपकी धमकियों में आने वाले नहीं हैं, और इससे पहले भी मुकाबला कर रहे थे, आगे भी मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, और सब साथियों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान को अब तक समझ आना चाहिए कि ट्रम्प की हर स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट हर घड़ी बदलती है, हर लम्हा बदलती है। इस वक्त माहौल बना हुआ है, ईरान को मेरे नज़दीक फोकस करना चाहिए कि ये जो 14 पॉइंट्स में से कम 13 पॉइंट्स तो बिल्कुल उसकी फेवर में है। और पूरे अमेरिका में जो जी। ट्रम्प की मुखालफत है वो बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर हो रही है कि ये तो बिल्कुल सरेंडर है। अमेरिका को घुटनों के बल कर दिया है ट्रम्प ने ईरान के सामने। तो ये स्पॉइलर सिर्फ मेरे नज़दीक इस पूरी सिचुएशन में इसराइल नहीं है, वो तो रहेगा। लेकिन ये कई दफ़ा ये बयानबाजियां जो हैं ये भी स्पॉइलर का किरदार अदा करती हैं, और ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर अदा करती हैं। मैं अभी ज़रा हाँ। चंद मिनट पहले मैं देख रहा था कि अब खबर आई है कि ईरानी वफद जो है दूसरे राउंड के लिए वो अंदर चला गया है। दैट्स ए गुड साइन। मेरे ख्याल में कि जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो दोनों साइड्स को चाहिए कि जो बाहर बैठे साजिद हुए साहब, लोग हैं वो सो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। एक तरफ आप ईरान के लिए तो कह रहे हैं कि ईरान को संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन सर अमेरिका के लिए क्या? जब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, टेबल पर हैं अमेरिका और ईरान, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है सर? मैं अपनी अपनी बात को मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, बात यह है कि सबसे जी। ये मैं एज अ मिलिट्री मैन कर रहा हूँ। सबसे पहले ईरान को इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि उसने मिलिटरीली अमेरिका की जैसी सुपर पावर को डिफीट किया है। जॉर्ज सलीम साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, आप और आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा तजिया करती हैं। देवर मल्टीपल फैक्टर्स। वो एक रीजनल के जहाँ पे 5 उसके 6 7 इत्तेहादी थे, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया तो उनके ऊपर किया। ईरान ने कोई मेन लैंड अमेरिका के ऊपर रिप्लाई बैक नहीं किया, ना उसके पास अभी पावर है। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं इसको हम बहुत थ्रैश कर चुके हैं पिछले 3 महीने के अंदर। इसमें जी। अब जो बड़ा पॉजिटिवली एक ईरान की फेवर में चीज़ है चल रही है, 47 बरस के बाद अमेरिका के साथ वो मिलके बैठा है, मल्टीपल स्पॉयलर्स हैं। इस वक्त ईरान को मेरे नज़दीक, लेट मी यूज द टर्मिनोलॉजी जो मैं कहता हूँ, एक हिपोक्रेटिकली डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त एक क्रैक्स नजर आए हैं। इफ अगर अमेरिका और इसराइल के दरमियान नहीं तो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान क्रैक्स हैं। आप उससे पहले एक्सियोस को जो उसने इंटरव्यू दिया और बताया कि किस तरह उसने बीबी, एवरीवन हेट्स यू, नो वन लाइक्स यू। अभी वैंस ने जो उसके स्टेटमेंट दी कि आपने 80% हमारे बनाए हुए वेपन और हमारे लोगों की टैक्स मनी से इस्तेमाल किए हैं। इन इन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट करने का टाइम है। जब आपके दो दुश्मनों और दोनों में लड़ाई फूट पड़ जाए कुछ ना कुछ, तो आपको जो ज्यादा ताकतवर है डिप्लोमेटिकली उसके साथ थोड़ा सा नरम रवैया रखना चाहिए। और मैंने कहा कि ट्रंप की ठीक। स्टेटमेंट तो बदलती रहती है। ट्रंप ने एट द सेम जी। टाइम, आप बताइए कि जी। बीबी के लिए इवन बड़े डर्टी वर्ड चूज किए उसने जो कि मीडिया के ऊपर आए हैं, और बड़े वो उसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सियोस की रिपोर्ट गलत नहीं होती है। जी। तो आई जी। थिंक ये टाइम बट है सर इन क्रैक्स को एक्सप्लॉइट इस करने पर का।